जवेरिया अपने आप को चारपाई पर पड़े बिछौने से लिपटकर ढकने की कोशिश करने लगी। जवेरिया की आंखों में अब शर्म और पछतावे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। मेरा नाम है मेहरुनिशा, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आसिम ने अपना जिला बदल दिया था। वह अपने दूर के मामू के यहाँ आकर बस गया था। अधेड़ उम्र का आसिम अपने मामू के यहाँ ही रहकर कुछ काम करना चाहता था। मामू भी अच्छे थे। आसिम के तंग हालात को देखते हुए उससे बिना कोई सवाल किए उसे काम पर रख लिया था। मामू की अपनी वेल्डिंग की दुकान थी, तो वहाँ वर्कर की वैसे ही बड़ी ज़रूरत रहती थी। आसिम मेहनती और ईमानदार भी बहुत था। दिन रात बड़ी शिद्दत से काम करता। वो मामू के यहाँ हर तरह के काम करता, साफ सफाई से लेकर सामान उतारने चढ़ाने तक। धीरे धीरे आसिम काम भी सीख गया, तो मामू अब उसे बड़े और जिम्मेदारियों का काम भी देने लगे, जैसे किसी से पैसे लाना या किसी को पैसे देना। आसिम बड़े शांत और ज़्यादातर खामोश रहता। हंसना मजाक करना जैसे उसे आता ही नहीं था। अब आसिम मामा के ख़ास आदमियों में से एक था। मामा के पास आने जाने वाले लोगों को भी वो बहुत अच्छे से जानता था। सब अच्छे लोग थे। अच्छे इंसानों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। लेकिन एक दिन जब आसिम दुकान पर पहुंचा तो दुकान का ताला टूटा हुआ था। तो उसने तुरंत मामू को फ़ोन किया और दुकान का आंखों देखी हाल बताया। मामू तुरंत वहां पुलिस लेकर पहुंच गए। मामू दुकान में एक तिजोरी रखते थे। वो तिजोरी मामू के अलावा किसी को नहीं पता थी। वही तिजोरी किसी ने चुरा ली थी। पुलिस ने छानबीन शुरू की, लेकिन चोरी किसने की इसका कुछ पता नहीं लगा पाई। कई हफ्ते गुजर गए, पर चोर अब तक नहीं मिला था। मामू की सारी जमा पूंजी और वो रुपए भी चोरी हो गए थे जिसे मामू बाजार में लेन देन के लिए रखते थे। चोरी होने के एक रात पहले ही उनको कोई 20 लाख रुपए दे गया था। वो पैसे मामू के नहीं थे, वो भी चोरी हो गए थे। इधर मामू सदमे में थे, पर किसी भी तरह खुद को संभाले हुए थे। हफ्ते से महीने गुजर गए, लेकिन अब तक पुलिस चोर को नहीं ढूंढ पाई थी। मामू दुकान पर बैठे थे। सब मिलने वाले आते, अफसोस करके चले जाते। आसिम सब पर नज़र रखता। तभी उसने देखा उन सब आदमियों में एक आदमी अपनी एड़ियाँ उचका उचका कर चलता है। वो लगभग रोज आता जाता था। उस दिन भी जब वो आकर गया तो आसिम उसके जाने के बाद तुरंत अपने मामू के पास गया और बोला, ये जो आदमी है लंगड़ा। मामू ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, अरे आसिम कैसे बोल रहे हो, वो लंगड़ा नहीं है। तो आसिम ने तुरंत मामू की बात काटते हुए बोला, मामू चोरी उसी ने की है। मामू चौंक कर बोले, आसिम होश में नहीं हो क्या? तुम्हें पता है कौन है वो? इस जिले के बहुत बड़े आदमी हैं और वो लंगड़े नहीं हैं। जानते हो वो इतने नेक और रहमदिल हैं कि वो अपना पूरा पैर भी ज़मीन पर नहीं रखते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं उनकी एड़ियों से कुचल कर कोई चींटी ना मर जाए, और तुम उन पर तोहमत लगा रहे हो। होश में आओ आसिम, वरना किसी को पता चल गया कि तुमने उन पर चोरी की तोहमत लगाई है तो वो तुम्हें इस जगह से तो निकलवाएंगे ही, साथ में मेरा जीना भी हराम कर देंगे। मामू की सारी बात सुनने के बाद भी आसिम अपनी जिद पर अड़ा रहा। बोला, मैं हर सितम सहने के लिए तैयार हूँ मामू, बस अब एक बार इसकी तलाश ही लो। इसके घर की या पुलिस वालों से कहो पूछताछ करे इसकी। मामू आसिम का ये यकीन देखकर खामोश सोचने लगे कि क्या करूं। आसिम की बात अगर झूठ हुई तो इसके साथ साथ मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन इतने यकीन से कह रहा है, अगर सच हुई तो मेरे पैसे तो मिल ही जाएंगे। यही सोच में बैठे मामू बोले, ठीक है आसिम, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो कोई तुम्हें यहाँ रहने नहीं देगा, क्योंकि वो बड़े नेक आदमियों में गिने जाते हैं। फिर उसके बाद जो लोग तुम्हारे साथ करेंगे, मैं उनकी तरफ से मिलूंगा तुमसे। सोच लो आसिम। आसिम बोला, मामू मैं हर सितम सह लूँगा। कहा ना आपसे, बस आप इसके घर की तलाशी लीजिए।
मामू ने अल्लाह अल्लाह करके पुलिस को बुलाया। पुलिस से बोला, मुझे एक आदमी पर शक है, लेकिन उसकी तलाशी लेते वक्त आप मेरा नाम ना बताइएगा कि मैंने शक जाहिर किया है। तो पुलिस वाले बोले, आप नाम तो बताओ। तो मामू ने नाम बता दिया। पुलिस वाले थोड़ा हिचकिचाए ज़रूर, पर ईमानदारी के साथ उसके घर की तलाशी ली। तलाशी में उसके घर से वो 20 लाख रुपए बरामद हुए जो दुकान से चोरी हुए थे। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई और पैसे मामू के हाथ में लाकर थमा दिए। मामू आसिम को देखते रह गए। बोले, आसिम, मैं बहुत खुश हूँ कि पैसे मिल गए, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हें कैसे पता लगा कि चोरी उसी ने की है? तब आसिम ने जो मामू को बताया। मामू को आसिम की बात सुनकर होश ही उड़ गए। आसिम ने बताया कि जब उसकी अम्मी जिंदा थी तो उसने मेरी शादी के लिए कई रिश्ते ढूंढे। अम्मी की एक ही ख्वाहिश थी कि नेक और इबादत गुजार लड़की से मेरी शादी हो। रिश्ता देखते देखते अम्मी गुजर गई, लेकिन मुझे रिश्ता नहीं मिला। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। अम्मी के गुजर जाने के बाद उनकी आखिरी ख्वाहिश मुझे पूरी करनी थी। मैं भी इबादत गुजार लड़की ढूंढने लगा। आधी उम्र निकल जाने के बाद मुझे एक नेक इबादत गुजार लड़की मिल गई। उसका नाम जवेरिया था। वो बहुत खूबसूरत और बड़ी सादा सी इबादत गुजार लड़की थी। मैं बहुत खुश था उससे शादी करके। वो इतनी नेक और रहम दिल थी। सारा दिन वो घर के कामों में रहती। जब शाम को मैं घर आता तो वो मेरा इंतज़ार करती। उसने घर में चिड़ियों को भी पाल लिया था और सारा दिन वो चिड़ियों से बातें करती। चिड़ियों को कभी भी पिंजरे में नहीं बंद करती। मैं कहता ये उड़ जाएंगी तो कहती कि मुझे कैदी पसंद नहीं। उसकी इन्हीं अदाओं पर मैं फिदा रहता। रोज़ सुबह मैं काम पर जाता, शाम को आता। वो मुझसे कोई फरमाइश नहीं करती। अच्छे खाने बनाती और मेरा खूब ख्याल रखती। ना मेरे आने से पहले वो खाना खाती और ना ही घर से बाहर निकलती। मैं उससे कहता, चलो जवेरिया, बाज़ार चलो मेरे साथ। तो कहती, मुझे बाज़ार में जाना पसंद नहीं। मैं सोचता, काश अम्मी होती तो वो इसे देख कितना खुश होती। पूरे घर को मेरी अम्मी की तरह जन्नत बना दिया था। शायद मैं ऐसा सोचता था उसकी नरम दिल की वजह से। एक दिन मैं सुबह काम पे जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसने इतने दिनों के बाद एक फरमाइश की। बोली कि घर के बाहर वाला पेड़ कटवा दूं। मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसी फरमाइश है, लेकिन पहली बार उसने कुछ मांगा था मुझसे। मैं सोचने लगा। फिर मैंने बोला कि बिल्कुल कटवा दूंगा, लेकिन पेड़ क्यों कटवाना है? तो उसने मुझसे कहा कि बाहर पेड़ पर अक्सर लड़के चढ़ जाते हैं। हालांकि वो इतने बड़े नहीं होते, लेकिन जवान होते बच्चे तो हैं ही, और मुझे ये पसंद नहीं कि कोई भी मुझे देखे। मैं आंगन में निकलने से कतराने लगी हूँ। आप इसे कटवा देंगे तो मुझे आसानी होगी घर संभालने में। मुझे ये सुनकर इतना फ़क्र महसूस हुआ कि मैं दुनिया का एक ऐसा शख्स हूँ जिसे दुनिया की सबसे सुंदर और नेक औरत मिल गई है। मैं उस दिन खुशी से झूमता हुआ काम पर निकल गया। अगले ही दिन मैंने बाप दादाओं का लगाया हुआ अपना इतना पुराना पेड़ कटवा दिया और बस अपनी जवेरिया को देखता ऐसा लगता कितनी पाक है ये, इसे छू भी लूँ अगर तो मैली हो जाए। मैं इसकी इस अदा पर इस कदर फिदा था कि काम पर उसका ख्याल मेरे जहन में घूमता रहता। एक रोज़ मैं उसी के ख्यालों में गुम अपना काम अधूरा छोड़कर दोपहर में ही घर पहुंच गया। फिर जो मेरी आंखों ने देखा, मैं आसमान से सीधा अपनी कब्र में गिर गया। वो किसी गैर मर्द की बाहों में लिपटी हुई थी और उसकी बातों में इतना गुम थी कि मेरे आने की आहट को भी सुन ना सकी। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। फिर दोनों ने मुझे देखा। मैं इतने सदमे में था कि उस आदमी को पकड़ ही ना सका। वो मेरे सामने से निकल भागा और जवेरिया अपने आप को चारपाई पर पड़े बिछौने से लिपटकर ढकने की कोशिश करने लगी। जवेरिया की आंखों में अब शर्म और पछतावे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं बस जवेरिया को देखकर रोए जा रहा था कि मैं इसे छू लूँ तो ये मैली हो जाए। इतना मान रखता था इसका।
इसके कहे बगैर मैं इसे छूता भी नहीं था। कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैं जवेरिया को, उस घर को और उस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ आ गया और एक लंबी खामोशी में मुब्तला हो गया। लेकिन जब चोरी हुई और वो नेक आदमी रोज़ अफसोस जताने आता तो मेरी खामोशी टूट गई। मुझे वो सब फिर से याद आ गया। तभी मैं आपसे बोला कि चोर कौन है। और देखिए, सच में चोर वही निकला। ये सुनकर मामू को आसिम के साथ हुए हादसे पर अफसोस ज़रूर हुआ, लेकिन मामू ने उसकी कहानी से ये सीखा, अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा नेक या अच्छा बन रहा है तो उससे थोड़ा बच कर रहिए, क्योंकि ज़रूर वो अपनी किसी काले करतूत को नेकी की चादर उड़ा रहा होता है। चलते चलते एक शायरी सुना देती हूँ कि हम एक उम्र इस झूठ में बिता रहे थे, वो नहीं थे जो पेश आ रहे थे। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।